चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विभव कुमार को 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी। दिल्ली सीएम के पीए पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। 18 मई को अरेस्ट हुए थे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को 4 दिन यानी कि 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीती 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 19 मई को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। दिल्ली पुलिस पीए विभव कुमार को लेकर आईफोन का डाटा रिकवर करने के लिए मुंबई भी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हिमाचल सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कंगना को भद्दी बातें, देवभूमि का अपमान, सबका आरक्षण छीन वोट जिहाद वाले मुसलमानों को देना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को हिमाचल पहुंचे। उन्होंने पहले सिरमौर में पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप और फिर मंडी में कंगना राणावत के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने सिरमौर में कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कई गारंटियां दी। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी बोली। पहली कैबिनेट में कुछ हुआ तो नहीं बल्कि कैबिनेट ही टूट गई। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबका आरक्षण छीनकर अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, उन मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओबीसी के अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन की साजिश से सावधान करने आए हैं। इनके दिल में आग है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बूथ वाइज डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला, 5 फेज की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने यह याचिका लगाई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने कहा कि अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोड करने के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद रेगुलर बेंच मामले को देखेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत के कई चेक पॉइंट पर चीन का कब्जा हो गया। केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती, शशि थरूर ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के कई चेक पॉइंट पर चीन का कब्जा हो गया है और केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में कोई बालाकोट वाली स्थिति नहीं है। शुक्रवार को पटना पहुंचे शशि थरूर ने यहां पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। 4 जून को दिल्ली में बदलाव दिखेगा। अब यह स्पष्ट है, बिहार में 39 सीटों के बावजूद कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने जनता से कहा कि देश में बदलाव के लिए बिहार में गठबंधन को जिताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा। लगातार तीसरे दिन बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में गुरुवार की रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। पाली में शुक्रवार को गर्मी से मां बेटे की मौत हो गई। राज्य में लू और गर्मी की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर में तापमान लगातार तीसरे दिन 48 डिग्री के पार रहा। वहीं दोस्तों, शुक्रवार को तापमान में 0.8 डिग्री का इजाफा हुआ। यह 48.08 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हमारे 12 फिल्म मेकर्स को मिल रही धमकियां। मुंबई के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई FIR। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म की कहानी एक मुस्लिम बहुल गांव में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को उजागर करती है। साथ ही यह अलग अलग समुदाय में पाई जाने वाली एक तरह की समस्याओं को भी दिखाया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और इसके मैसेज को काफी सराहा गया है। लेकिन अब फिल्म की कास्ट और प्रोड्यूसर्स को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगी है, जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रूस अपने यहां मौजूद अमेरिकी संपत्तियां जब्त करेगा। पुतिन ने ऑर्डर पर दस्तखत किए। बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की भरपाई होगी। जी हां दोस्तों, रूस में अमेरिकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे जुड़े एक आदेश पर साइन कर चुके हैं। इसके जरिए अमेरिका में सीज हुई रूस की संपत्तियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों, 24 फरवरी 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग के बाद से अमेरिका और
और पश्चिमी देशों में रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए। इनसे रूस को काफी नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी गई है। वहीं दोस्तों फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 24 लाख करोड़ यानी कि 300 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य की रूसी संपत्तियों को जब्त कर लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुरदासपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बाबरी बाईपास पर किसानों का धरना, अर्धसैनिक बलों ने रैली स्थल पर जाने से रोका। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दीनानगर में हो रही चुनावी रैली में देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। पीएम मोदी के विरोध में अलग अलग जगहों पर किसान संगठनों की ओर से रोष जताया जा रहा है। पुलिस की ओर से किसानों को नजरबंद किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत रैली स्थल पर जा रहे किसान नेताओं और महिलाओं को शहर के बाबरी बाईपास पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद किसानों ने वहां पर धरना देकर केंद्र सरकार के प्रति अपनी भड़ास निकाली। धरने और भीषण गर्मी के चलते राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुणे पोर्श कार हादसा, सबूत मिटाने की कोशिश, झूठी जानकारी दी, नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ दर्ज होंगे 2 और मुकदमे। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श कार हादसे को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। इस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज होंगे। विशाल के खिलाफ धारा 201 और धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 201 में सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज होगा क्योंकि पुलिस जांच में पता चला है कि विशाल ने अपने ड्राइवर से कहा था कि वह पुलिस से झूठ बोले कि वह कार चला रहा था। इसके साथ ही आरटीओ की शिकायत के बाद आरोपी के पिता विशाल के खिलाफ धारा 420 के तहत दूसरा मामला दर्ज किया जाएगा। दरअसल दोस्तों पुलिस को पहले यह बताया गया था कि पोर्श कार रजिस्टर्ड थी, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ये झूठी जानकारी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने किया कमेंट्री पैनल का ऐलान, दिनेश कार्तिक की भी एंट्री। जी हां दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आगामी वर्ल्ड कप 1 जून से लेकर 29 जून तक यूएस और वेस्टइंडीज में खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भी पूरी तैयारियां हो चुकी है। अब आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल की घोषणा कर दी है। 40 सदस्यीय कमेंट्री पैनल में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भी जगह मिली है। कार्तिक ने मौजूदा आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया था। दिनेश कार्तिक को लेकर यह खबर चल रही थी कि अब वो आईपीएल के अगले सीजन में भाग नहीं लेंगे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के बाद 38 साल के दिनेश कार्तिक को विराट कोहली और आरसीबी के प्लेयर से बधाई दी थी। हालांकि कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास को लेकर अपनी ओर से कोई औपचारिक ऐलान फिलहाल नहीं किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 30वीं बार किया एवरेस्ट फतह। कामी रीता ऐसा करने वाले पहले पर्वतारोही 10 दिन में 2 बार चोटी पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता ने 30 साल में 30वीं बार बुधवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वे ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते पर्वतारोही बन गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कामी 10 दिन में 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। इससे पहले कामी रीता 12 मई को इस चोटी पर पहुंचे थे। 54 साल के कामी को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। कामी 1994 से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं। हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। यह बात खास इसलिए है क्योंकि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में पर्वतारोहियों को कई दिन लग जाते हैं। ऐसे में इतने कम समय में यह कारनामा करना बड़ी उपलब्धि है। वहीं दोस्तों, नेपाली पर्यटन अधिकारी खीम लाल गौतम ने कहा कि 54 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने दक्षिण पूर्व रिच रूट से चढ़ाई की और 8,849 मीटर की चोटी पर पहुंचे। वे स्थानीय समय के अनुसार बुधवार की सुबह 7:49 पर यहां पहुंचे। कामी रीता एक शेरपा है और माउंट एवरेस्ट की खतरनाक चढ़ाई के लिए यहां आने वाले ट्रैकर्स को गाइड करते हैं। शेरपाओं को पर्वतों पर चढ़ने की उनकी स्किल्स के लिए जाना जाता है। वे विदेशी पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने में मदद करते हैं और इसी से उनकी कमाई होती है। लगभग हर पर्वतारोही के साथ एक शेरपा जरूर होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ऐलान, प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार वोटर्स का सामना करेंगे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार रात लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए अपना भविष्य चुनने का समय आ गया है। किंग चार्ल्स तृतीय को चुनाव की टाइमलाइन के बारे में जानकारी देने के बाद जल्द ही संसद भंग कर दी जाएगी। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव में पहली बार वोटर्स के सामने जाएंगे। 2022 में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री फेस का ऐलान नहीं किया था। चुनाव के बाद पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुना था। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला था, जिसके बाद वे प्रधानमंत्री बने थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दी ऐसी दलील, जज ने मान ली बात, आजम खान के परिवार को मिल गई बेल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम
आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। इसके साथ ही आजम खान की सजा पर रोक भी लगा दी गई। न्यायमूर्ति संजीव कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीम और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली और आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है। यह फैसला आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनाया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।